हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छाबड़ा फ्रॉम जैन एकेडमी सिक्कर। और चैप्टर 4 जो था उसमें अपन ने थ्योरी पूरी देख ली थी और हर टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी अपन ने थ्योरी के साथ में ही डिस्कस किए थे। कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के अपन डिस्कस कर चुके थे और कुछ क्वेश्चंस और बच रहे थे जो डिस्कस नहीं हो पाए थे। उन क्वेश्चंस को आज अपन खत्म करते हैं। तो एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन अभी अपन देख लेंगे। वो क्वेश्चन देखे जाएंगे जो अभी तक अपन ने डिस्कस नहीं किए हैं। काफ़ी क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर चुके हैं हर टॉपिक के लास्ट में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 यदि मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस अपन इसमें डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। जो क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 अपन क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। हर टॉपिक के लास्ट में अपन ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड पे है तुम्हारे सामने, उस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन ये है, ए स्क्वायर कोइल ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स एंड कैरीज द करंट ऑफ 12 एम्पियर। यदि मेरे पास में एक स्क्वायर कोइल है, यूँ समझो जैसे मान लो मेरे पास में एक स्क्वायर कोइल है ये, ठीक है। स्क्वायर है तो साइड दोनों की सेम रहेगी, ठीक है। ए स्क्वायर कोइल ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 20, ठीक है। एंड कैरीज ए करंट ऑफ आई जो है वो अपन को कितना दे रखा है 12 एम्पियर। 12 एम्पियर करंट ये कैरी कर रहा है, इसके अंदर 12 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। द कोयल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कोयल एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ एन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.80 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.80 टेस्ला। अब इसको लगाया कैसे गया है वो चीज़ समझो। ये इस तरह से लगी है, ठीक है। जैसे मान लो ये अपने पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड से वर्टिकली लटकाई गई है और वर्टिकली भी इस तरह से लटकाई गई है कि इस कोयल का जो नॉर्मल है उस नॉर्मल ने, ये मान लो इस कोयल का नॉर्मल होगा एरिया वेक्टर, इस नॉर्मल ने मैग्नेटिक फील्ड से जो एंगल बना रखा हो कितना दे रखा है अपन को 30 डिग्री। ये अपन क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कोयल। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था, यदि याद हो तो टॉर्क का फॉर्मूला अपने पास में होता था NIAB साइन एल्फा, ठीक है। एन नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 20, ठीक है। आई अपन को करंट दे रखे हैं 12 एम्पियर। एरिया क्या हो जाएगा इसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 100 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, यानी -4 मीटर स्क्वायर, यानी कि 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका एरिया हो गया। एल्फा ये होता था एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 30 डिग्री। तो वैल्यूज पुट कर दो और आंसर निकाल लो। एन की वैल्यू 20, आई की वैल्यू 12, बी की वैल्यू NIA, ए की वैल्यू 10⁻⁻², बी की वैल्यू 0.8 और साइन एल्फा साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। यहाँ से देखो 20 इंटू 12 कितना हो जाएगा 240 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻² इंटू साइन 30 1/2 हो जाएगा। तो टो इक्वल्स टू पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो ये 4 टाइम कैंसिल होगा। 24 इंटू 4 कितना होता है 960 और पॉइंट हटाया तो नीचे 10 के और ऊपर आके कितना हो जाएगा 10⁻⁻3। तो टो कितना आ जाएगा 0.96 के क्या न्यूटन मीटर। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो न्यूटन मीटर। तो टॉर्क जो आएगा अपने पास में वो कितना आएगा 0.96 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये अपने पास में था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 9 नंबर क्वेश्चन, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उस क्वेश्चन नंबर 10 में क्या चीज़ें पूछी गई है उसको समझना। सिंपल से क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के अच्छे भी होते हैं, कुछ बहुत सिंपल होते हैं और कुछ बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। टॉर्क का बस फॉर्मूले अपन को याद होने चाहिए NIAB साइन एल्फा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दे रखा है। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है टू मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। कुछ वैल्यूज दे रखी है M1 के लिए। R1 दे रखा है कितना है 10 ओम, R1 दे रखा है 10 ओम, और N1 दे रखा है, N1 कितना दे रखा है 30, यानी नंबर ऑफ टर्न्स 30 है। A1 दे रखा है यानी कि एरिया दे रखा है 3.6 इंटू 10⁻⁻6, 3.6 इंटू
10⁻³ मीटर स्क्वायर। और लास्ट मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है B1, उसकी वैल्यू दे रखी है 0.25 टेस्ला। ठीक है, ऐसे ही ये तो M1 गैल्वेनोमीटर के लिए दे रखा है। M2 गैल्वेनोमीटर की बात करें तो उसके लिए दे रखा है R2 14 ओम, ऐसे N2 दे रखा है, ऐसे A2 दे रखा है और ऐसे ही B2 दे रखा है। क्या क्या दे रखे हैं? 42 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर और B2 अपन को दे रखा है 0.50 टेस्ला। ठीक है, ये तो फर्स्ट गैल्वेनोमीटर M1 के लिए दे रखा है और ये M2 के लिए दे रखा है। ठीक है, दो गैल्वेनोमीटर के लिए वैल्यूज अपन को दे रखी है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर द टू स्प्रिंग्स, यानी कि दोनों के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो क्या है? C है। स्प्रिंग कांस्टेंट को C से डिनोट करते थे अपन। ठीक है, तो ये बोला गया है डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी। एक तो अपन को निकालना है करंट सेंसिटिविटी का रेशियो SI1/SI2। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? S का फॉर्मूला क्या होता था? NAP/C, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। तो अपन बोल देंगे N1 A1 B1/C1 N2 A2 B2/C2 हो जाएगा। C1 और C2 तो आपस में इक्वल दे ही रखे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा N1 A1 B1 N2 A2 B2। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो। N1 की वैल्यू 30, A1 की वैल्यू 3.6 इंटू 10⁻³ और B1 की वैल्यू 0.25। ठीक है, ऐसे ही N2 की वैल्यू 42, तो N2 अपना 42 हो गया। A2 की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻³ और B2 की वैल्यू 0.5 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व कर लो, कैलकुलेशन करनी और कुछ नहीं करना। ये 2 टाइम कैंसिल, -3 से -3 कैंसिल, ये 2 टाइम कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, 30/42, 30/42 का मतलब 15/21, 3 से कैंसिल हो सकता है, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो रेशियो क्या आएगा इसका? 5/7। ठीक है, रेशियो यदि अपन 2/1 निकालते तो 7/5 आ जाता और 1/2 निकाला है तो 5/7। ये तो इसका रेशियो आ गया। दूसरा इसमें पूछा गया है वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये तो इसमें फर्स्ट पूछा गया था और सेकंड इसमें पूछा गया वोल्टेज सेंसिटिविटी SV1/SV2। वोल्टेज सेंसिटिविटी का यदि फॉर्मूला ध्यान हो तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता था? NAB/CR होता था। तो अपन बोल देंगे यहाँ पे N1 A1 B1/C1 R1 N2 A2 B2/C2 R2 हो जाएगा। C1 और C2 तो सेम ही है तो कैंसिल हो जाएंगे, R2 ऊपर चला जाएगा, R1 नीचे आ जाएगा। यानी कि फॉर्मूला बनेगा N1 A1 B1 R2 N2 A2 B2 R1 हो जाएगा। ये तो रेशो निकाल चुके हैं अपन, N1 A1 B1 N2 A2 B2। ये तो कितना आया था? 5/7। तो इसको तो सीधा लिख दो 5/7 इंटू R2/R1। R2 कितना है? 14 और R1 कितना है? 10। तो ये हो जाएगा 14/10। ये 2 टाइम, ये 2 टाइम, 2 से 2 कैंसिल, 1:1। ये इसका रेशो आएगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 बोर्ड पे लिखा गया है, पढ़ो इतनी देर इस क्वेश्चन को और उसके बाद में अपन देखते हैं सॉल्यूशन क्या है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन ए चेम्बर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गोस। गोस में वैल्यू दे रखी है तो गोस में वैल्यू को अपन चेंज कर सकते हैं। अपन को ये पता है कि 1 गोस जो होता है वो होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, तो अपन को दे रखा है 6.5 गोस। क्वेश्चन में दे रखा है 6.5 गोस यानी कि 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये तो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद ए स्पीड ऑफ 4.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। चार्ज दे रखा है इलेक्ट्रॉन के इक्वल यानी कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, और ये बोला गया है वेलोसिटी दी है इस इलेक्ट्रॉन को, कितनी वेलोसिटी दी है? 4.8 इंटू 10⁻6, 4.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये अपन को वेलोसिटी दे रखी है। नॉर्मल टू द फील्ड यानी कि इस यदि मान लो अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है
इस टाइप का यदि मैग्नेटिक फील्ड है तो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रॉन को v वेलोसिटी से छोड़ा गया है, ठीक है। एक्सप्लेन वाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ सर्किल। तो ये तो अपन को पता है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा, ठीक है, ये अपन जानते हैं। तो सर्कुलर पाथ बनाएगा तो ये क्यों बनाएगा, उसका रीज़न अपन को पूछा गया है। तो अपन को ये पता है कि ये पाथ कैसा बनेगा, सर्कुलर। सर्कुलर क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अंदर की तरफ तो कौन सा फोर्स लगेगा, QVB, और बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, mv²/r। दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे। इस कंडीशन में यहाँ पर पाथ कैसा बनेगा, सर्कुलर, ठीक है। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। इस रेडियस बतानी है तो रेडियस का फॉर्मूला अपन यहाँ से निकाल लो चाहे तो। QVB = क्या हो जाएगा, mv²/r। तो यहाँ से r = क्या होगा, mv/QB। ये अपने पास फॉर्मूला आता ही है। अब वैल्यू पुट कर दो। इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31, ठीक है। वेलोसिटी अपन को दे रखी है 4.8 × 10⁻6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4.8 × 10⁻6 डिवाइड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19, और मैग्नेटिक फील्ड अपन को दे रखा है 6.5 × 10⁻4, 6.5 × 10⁻4, ठीक है। ये किस में आ जाएगी, रेडियस मीटर। सब MCAS में वैल्यूज पुट करिए। अब इसको आगे सोल्व करना है। सोल्व करके जो अपना आंसर आता है वो मैं बता देता हूँ। आंसर आएगा 4.2 सेंटीमीटर। तो R जो आएगा वो आएगा 4.2 × 10⁻² मीटर या फिर 4.2 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये अपने पास में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर था ये अपना 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर था अपना ये 11। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। 12 क्या चीज़ है, नोट करते रहना साथ के साथ में, ठीक है। सॉल्यूशंस है, क्वेश्चंस तुम्हारे सामने लिखे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहे होंगे सबको, क्वेश्चन कहाँ है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या चीज़ है, क्वेश्चन को पढ़ो इतनी देर। क्वेश्चन नंबर 12 इसी क्वेश्चन में, अच्छा वही डेटा थे जो पिछला क्वेश्चन था। इन एक्सरसाइज 4.11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर ऑर्बिट। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था QB/2πm। Q तो इलेक्ट्रॉन था 1.6 × 10⁻19, और B क्या था, B मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी थी 6.5 × 10⁻4, 6.5 × 10⁻4। पिछले क्वेश्चन का डेटा है 2π ऐसे कैसे, और m 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और फ्रिक्वेंसी किस में आएगी, पर सेकेंड में या हर्ट्ज में, ठीक है। तो अब इसको आगे सोल्व कर लेना। इसको आगे सोल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा वो बता देता हूँ। आंसर क्या आना है, आंसर आएगा 18.18 × 10⁻6 हर्ट्ज। 18.18 × 10⁻6 हर्ट्ज, जिसको अपन बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली 18 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। 10⁻6 का मतलब मेगा, तो ये आ जाएगा मेगा हर्ट्ज में। पिछले क्वेश्चन के डेटा है। फिर क्वेश्चन में पूछा गया इसी के अंदर, डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ने पे फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूले में वेलोसिटी आई नहीं रही। Q कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन के लिए, B मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, चाहे इलेक्ट्रॉन तेजी से चले चाहे धीरे धीरे चले। एक चक्कर लगाने में उसको उतना ही टाइम लगना है, यानी कि 1 सेकंड में वो उतने ही चक्कर लगाएगा, चाहे कम वेलोसिटी से एंटर हो रहा हो चाहे ज़्यादा वेलोसिटी से एंटर हो रहा हो, ठीक है। ये अपन पहले भी देख चुके हैं कि वेलोसिटी के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड नहीं करती है। क्लियर। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या चीज़ है, क्वेश्चन बोर्ड पे है तुम्हारे सामने, पढ़ो क्वेश्चन को, तब तक मैं देखता हूँ इसको क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को देखो क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13 में, ए सर्कुलर कोयल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 6 एम्पियर सस्पेंडेड वर्टिकली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक सर्कुलर कोयल है अपने पास में इस तरह, ठीक है। 30 टर्न्स, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 30, ठीक है। एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 × 10⁻² मीटर, ठीक है। कैरिंग ए करंट ऑफ 6 एम्पियर, आई जो ये फ्लो करवा रहा है वो कितनी फ्लो हो रही है, 6 एम्पियर। इस सस्पेंडेड वर्टिकली इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला। एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला का, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इस तरह से ऐसा कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है, उसमें इसको वर्टिकली सस्पेंड कर दिया अपन ने ऐसे, ठीक है।
द फील्ड लाइंस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द नॉर्मल। इसका जो नॉर्मल बना होगा इस कॉइल का, उस नॉर्मल ने, एरिया वेक्टर ने, इससे जो एंगल बना रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कोइल फ्रॉम टर्निंग। ठीक है। अपन को जैसे ये मान लो अब ये इस पर टॉर्क लगेगा नहीं लगेगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला अपन सब जानते हैं क्या होता है, NIAB साइन अल्फा। इतना इस पर टॉर्क लगना है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे रखी हुई होगी, मान लो ऐसे 60 डिग्री पे रखी हुई होगी, तो इतना इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। तो अपन को कितना काउंटर टॉर्क लगाना पड़े ताकि ये रोटेट होने से बच जाए? तो जितना लग रहा होगा उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे। तो इसका मतलब यही टॉर्क लगना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला पुट कर दो, N की वैल्यू 30, I की वैल्यू 6, A की वैल्यू, एरिया क्या हो जाएगा, रेडियस दे रखी है, रेडियस अपन को दे रखी है, तो एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू आर कितना, ये आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा एरिया पाई इंटू 64 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड अपन को दे रखा है कितना 1 टेस्ला, और अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 डिग्री, यानी कि साइन 60। अब इसको आगे सोल्व कर लो, जितना हो सकता है उतना तो मैं कर देता हूँ। 180 में से एक जीरो हटा दो चाहे, तो 18 इंटू पाई इंटू 64 इंटू साइन 30 की वैल्यू √3, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और एक जीरो यहाँ से हटाया था तो एक यहाँ से कम हो जाएगा 10⁻⁻3, क्या, न्यूटन मीटर। अब इसको आगे सोल्व कर लेना। आगे जब इसको सोल्व करोगे तो अपना टॉर्क जो आना चाहिए वो आना चाहिए 3.1 न्यूटन मीटर। आंसर आएगा इसका 3.1 न्यूटन मीटर। ठीक है, इसको आगे सोल्व कर लेना, यही आना है। ठीक है, फिर इसमें इसका सेकंड पार्ट पूछा गया है, वुड योर आंसर चेंज इफ द करंट कोइल इन ए वर रिप्लेस्ड बाय ए प्लेनर कोइल ऑफ सेम इरेगुलर शेप दैट इनक्लोजेज द सेम एरिया। इसकी जगह मैं इरेगुलर शेप की कोई दूसरी कोइल लगा दूं, ठीक है, लेकिन इसका भी एरिया यदि ए है तो इसका भी एरिया ए है, तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा? नहीं होगा भी। दोनों का एरिया ही सेम है, दोनों में करंट सेम है, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं, दोनों ने एंगल 60 डिग्री बना रखा है, तो उस कंडीशन में एन नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम है, करंट भी सेम है, एरिया भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, एंगल भी सेम है, तो सब कुछ सेम है, तो टॉर्क की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि टॉर्क जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहले भी देखा था अपने, जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था तब भी बताया था कि चाहे स्क्वायर शेप की फ्रेम हो चाहे सर्कुलर शेप की फ्रेम हो, यदि दोनों का एरिया सेम है तो दोनों पे टॉर्क की वैल्यू जो होगी वो भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ये क्वेश्चन अपन पहले भी देख चुके हैं, तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया एनसीईआरटी में कि यदि इसकी शेप को चेंज कर दिया जाए तो क्या, और एरिया कॉन्स्टेंट ही है तो क्या टॉर्क चेंज होगा? तो टॉर्क चेंज नहीं होगा यदि। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 अपन ने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17, ये चार क्वेश्चन जो थे वो अपन ने क्वेश्चन टॉपिक के साथ में डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, थ्योरी का क्वेश्चन है, ए मैग्नेटिक फील्ड दैट वेरीज इन मैग्नीट्यूड फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बट हैज़ ए कॉन्स्टेंट डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। एक मैग्नेटिक फील्ड जो है ये अपने पास में डायरेक्शन की यदि अपन बात करें तो डायरेक्शन कैसे बनाते हैं अपन, इधर की तरफ तो वेस्ट, इधर की तरफ ईस्ट, इधर की तरफ नॉर्थ और इधर की तरफ साउथ। ठीक है, ऐसे ही होती है। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ऐसे, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को मैं ऐसे बना देता हूँ इस तरह से, ये क्या है एक्चुअल में, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो अब देखो, दैट वेरीज इन मैग्नीट्यूड फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बट हैज़ ए कॉन्स्टेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन वही है ईस्ट से वेस्ट। ठीक है, ए चार्ज्ड पार्टिकल इंटर्स द चेम्बर एंड ट्रेवल अनडिफ्लेक्टेड अलोंग ए स्ट्रेट पाथ विथ कॉन्स्टेंट स्पीड। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि कोई चार्ज पार्टिकल इंटर होता है तो वो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा ही निकल जाता है, यानी कि इसकी ना तो स्पीड चेंज होती है ना, स्पीड तो वैसे भी चेंज नहीं करता मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन चेंज कर देता है, ये अपन जानते हैं। तो इसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं, इसकी डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा निकल जाता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन पाथ बनता है। तो ऐसा अपन ने कब देखा था, स्ट्रेट लाइन पाथ कब बनता था, याद हो तो, जब चार्ज पार्टिकल जो है वो या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही चले या उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले, क्योंकि अपन जानते थे कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता था, QVB साइन थीटा। ठीक है, थीटा किसके बीच में एंगल था, V और B के बीच में, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अब वेलोसिटी तो अपन दे ही रहे हैं,
चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज भी है, ना तो Q0 ना V0, मैग्नेटिक फील्ड है ही, B भी जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स नहीं लग रहा क्योंकि बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा निकल गया, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स कितना है, जीरो। मैग्नेटिक फोर्स जीरो होने के लिए क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो जीरो होगी या 180 होगी, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही चलेगा या उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18 का, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, थ्योरी का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ए चार्ज पार्टिकल इंटर्स एन एनवायरनमेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ऐसा ही एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वही वेरिंग फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और इसमें कोई चार्ज पार्टिकल इंटर हो रहा है। तो ये चार्ज पार्टिकल इंटर्स एन एनवायरनमेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो स्ट्रॉन्ग भी है और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है, वेरिंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस चार्ज पार्टिकल का, इसका मतलब ये क्वेश्चन अलग हो गया कि इस चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो गया, ठीक है, इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। फिर ये बोल रहा है एंड कम्स आउट ऑफ इट फॉलोइंग ए कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेक्ट्री। यदि चार्ज पार्टिकल यहाँ से इंटर हुआ होगा तो कुछ अनडिफ्लेक्ट एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेक्ट्री में चलता है इस तरह से। ठीक है, वुड इट्स फाइनल स्पीड इक्वल टू द इनिशियल स्पीड इफ इट इज सफर्ड नो कोलिजन विद द एनवायरनमेंट। यदि ये v वेलोसिटी से इंटर हुआ होगा तो क्या ये पार्टिकल v वेलोसिटी से ही बाहर निकलेगा या v स्पीड से ही बाहर निकलेगा, क्या इसकी स्पीड चेंज होती है? तो ये तो अपन पहले भी देख चुके हैं कि यदि मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड केवल और केवल पार्टिकल को क्या करता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उस पर किसी तरह की वेलोसिटी या स्पीड में कोई चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कभी कोई वर्क नहीं करता तो इसकी वेलोसिटी या स्पीड जो चेंज नहीं होगी, केवल उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। इसका मतलब जिस स्पीड से वो घुसा होगा उसी स्पीड से वो बाहर निकलेगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था। 18 नंबर क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग वेस्ट टू ईस्ट इंटर्स ए चैम्बर हैविंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन ए नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अब समझो ऐसे, वो 3D का क्वेश्चन है, थोड़ा सा 3D में इसको समझना। 18 नंबर क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट है, थ्योरी का क्वेश्चन है, तीनों ही क्वेश्चन ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन से एक तरह से देखा जाए तो ये बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे चल रहा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग वेस्ट टू ईस्ट इंटर्स ए चैम्बर हैविंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है यहाँ पे फिलहाल तो, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, ये मैं तो क्या था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, ई बनाया अपन ने, तो एक तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर जो चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ है वो कैसे हुआ है अभी पता नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा है वो अपन नहीं बना सकते फिलहाल, अपन को केवल इतना पता है कि चार्ज पार्टिकल वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो मैं ये बोल दूंगा कि ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में तो क्या चल रहा है, चार्ज पार्टिकल चल रहा है, वेस्ट से ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एंटर हुआ। स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेटअप टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफ्लेक्टिंग फ्रॉम इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुनना, एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग वेस्ट टू ईस्ट इंटर्स ए चैम्बर हैविंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन ए नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन अपन को दे रखी है नॉर्थ से साउथ, यानी कि ऐसे नॉर्थ से साउथ। यदि इसको मैं घुमा दूंगा, भी नॉर्थ साउथ भी क्या है, हॉरिजॉन्टली तो है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो कुछ ऐसा है, 3D में समझना इस चीज़ को, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है इस तरह से, कितने एंगल पे, ये 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ऐसे, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई और ये कौन सी हो गई, साउथ डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में इलेक्ट्रोफील्ड, तो इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में फोर्स किधर लगेगा, नॉर्थ की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऐसे है इस तरह से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो ऐसे हो गया, चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो इस पर फोर्स किधर लगना है, इस इलेक्ट्रॉन पे। यदि मैं इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स की बात करूंगा तो इस पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स लगता है, तो यानी कि फोर्स इधर की तरफ लगेगा। तो मैं बोल दूंगा ये इलेक्ट्रॉन तो ऐसे जा रहा था और इस पर फोर्स ऐसे लग रहा था। ठीक है, यदि मैं इसकी डायरेक्शन बनाना चाहूँ तो ये 90 डिग्री पे जा रहा है ऐसे। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये बोला गया है
स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेट अप टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफ्लेक्टिंग फ्रॉम इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ। अपन ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही चलता रहे, द इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको नॉर्थ डायरेक्शन में ले जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर लगना चाहिए, साउथ डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स लगना चाहिए वो किधर लगना चाहिए, साउथ डायरेक्शन में, ताकि इलेक्ट्रॉन बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा ही निकल जाएगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड को साउथ डायरेक्शन में लगाने के लिए किधर लगाना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स यदि मुझे साउथ डायरेक्शन में लगाना है तो ये तो फोर्स तो मैंने साउथ में लगा दिया, इलेक्ट्रॉन अपना उधर जा रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ठीक है, तो अपन कैसे बनाएंगे उसको कि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज किधर चल रहा है, इधर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, सॉरी ये ऐसे। ठीक है, फोर्स तो इधर लगाना है, चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ये वाली फिंगर अपन यही बताती थी भी, इसको यदि ढंग से देखो तो यहाँ से देखो ये ऐसे है, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लगना चाहिए साउथ डायरेक्शन में, चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ जा रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये अब इस तरह से था कि इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा था, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स पीछे की तरफ लग रहा था, तो मैग्नेटिक फोर्स आगे की तरफ लगना चाहिए, तो थंब मैग्नेटिक फोर्स लगाता है, तो मैग्नेटिक फोर्स को मैंने आगे की तरफ बना दिया। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, यानी कि प्रोटॉन ऐसे जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इसमें मैग्नेटिक फोर्स किधर लगना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अपन बोलेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर अपना 18 था। 18 के 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 19 में क्या है, अरे समझ में आ रही चीज़ें, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो भाई, पढ़ो भाई अच्छे से, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 तो अपना डिस्कस कर चुके थे अपन पहले ही, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 20 को देखो, ए मैग्नेटिक फील्ड सेटअप यूजिंग हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल इज यूनिफॉर्म इन ए स्मॉल रीजन एंड हैज़ ए मैग्नीट्यूड ऑफ 0.75 टेस्ला। हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स अपन पढ़ चुके हैं, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और इसकी वैल्यू अपन को दे रखे 0.75 टेस्ला। इन द सेम रीजन, इसी रीजन में ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज मेंटेन्ड इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द कॉमन एक्सिस ऑफ द कॉइल। ठीक है, जैसे मान लो ये अपने पास में कॉमन एक्सिस हो गई, ऐसे मान के चलो, ये हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल हो गई। हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल तो अपन जानते ही हैं, थ्योरी में पढ़ रखा है टॉपिक। ऐसे हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल है, इसकी कॉमन एक्सिस हो गई, ढंग से बनाने डायग्राम फिर से देखते हैं। ऐसे, वेरी सुंदर, बहुत अच्छे। तो ऐसा एक मैग्नेटिक, ऐसा एक हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल है, इसमें मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रही होगी, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसे बन रहा है, इस डायरेक्शन में बन गया, इस डायरेक्शन में बी ऐसे। ठीक है, अब अपन से क्या बोला गया, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज मेंटेन्ड इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द कॉमन एक्सिस ऑफ द कॉइल। ये जो कॉमन एक्सिस है इसके नॉर्मल ऐसे भी हो सकता है, 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 ऐसे, ये सारे क्या है इसके नॉर्मली तो है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी लगाया है और वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रहा है। ठीक है, अब देखते हैं किधर लग रहा है, वही शायद वही पूछा हो। नॉर्मल टू द कॉमन एक्सिस ऑफ द कॉइल ए नैरो बीम ऑफ सिंगल स्पेसीज चार्ज्ड पार्टिकल all accelerated through 15 kilovolt enters the region in a direction perpendicular to both the axis of the coil and the electrostatic field। एक चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट किया गया, कितने से, 15 किलोवोल्ट से कर दिया। तो 15 किलोवोल्ट का मतलब कितने वोल्ट से एक्सलेट किया गया, 15,000 वोल्ट से। ठीक है, और यदि मैं बोलूँ कि इसको कितनी एनर्जी मिली है, तो एनर्जी कितनी मिलती है, QV। ठीक है, यानी कि मैं बोल दूंगा कितनी एनर्जी मिली, 15,000 क्यू जूल, इतनी एनर्जी इसको मिल गई। ठीक है, फिर ये बोला गया कि ये ऐसे एंटर होता है कि वो इस एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लगा होगा उसके भी परपेंडिकुलर है, दोनों के ही परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब कैसे है वो अभी देख लेंगे, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्या है, perpendicular to both the axis of the coil and the electrostatic field if the beam remain undeflected when the electrostatic field is 9 into 10⁵ वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो अपन को दे रखा है वो दे रखा है 9 into 10⁵ वोल्ट पर मीटर।
ठीक है। और बोला गया कि बीम जो चल रही थी, ये मान लो क्यू चार्ज की बीम थी, वो क्यू चार्ज की बीम जो है वो अनडिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि सीधी निकल गई, जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही थी। मेक ए सिंपल गस एज टू व्हाट द बीम कंटेन्स, वाई इज़ द आंसर नॉट यूनिक। ठीक है, ये पूछा गया है कि ये क्यू है क्या एक्चुअल में, ये अपन से पूछा गया है। तो बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल गई, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि जितना इस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा उतना ही इस पर क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। यानी कि मैं बोलूँगा कि जितना इस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है QVB, उतना ही इस पर क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है QE। लग रहा है भाई, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है QVB और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है QE। तो यहाँ से मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, E/B। ठीक है, E की वैल्यू अपन को दे रखी है 9 × 10⁵, 9 × 10⁵, और B की वैल्यू अपन को दे रखी है 0.75 टेस्ला। हो जाएगा, इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 जाएगा, फिर 25 से कैंसिल होगा तो ये तो हो जाएगा कितना 3, और ऊपर हो जाएगा 4, और ये 3 टाइम और जाएगा तो 4 × 3 12 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी वेलोसिटी से ये चल रहा है चार्ज पार्टिकल। ठीक है, वेलोसिटी आ गई। तो अपन से पूछा गया है कि इतनी वेलोसिटी से जब ये चलता है तो ये क्यू कितना हो कि वो अनडिफ्लेक्ट हो जाए। इसको एनर्जी कितनी मिली है, एनर्जी जो दी है अपने इतनी दी है इतनी, और ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई इसकी, काइनेटिक एनर्जी में। तो मैं बोल दूंगा 12mv² जो काइनेटिक एनर्जी वो किसके इक्वल हो जाएगी, U के, यानी कि 15,000 Q के। हो जाएगा। अब देखो यहाँ से यदि मैं m को नीचे ले जाऊँ तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, Q/m हो जाएगा, Q/m। अब यहाँ से देखो ये 15,000 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा V²/2 × 15,000 हो जाएगा। ठीक है, अभी 15,000 को नीचे ले आए, m को ऊपर नीचे उधर ले गए तो V²/2 × 15,000। V² की वैल्यू ये 12 × 10⁵ का स्क्वायर 144 × 10⁻10 डिवाइड बाई 2 × 15,000 हो जाएगा। जब Q/m की वैल्यू निकाली जाएगी यहाँ से, Q/m की जो वैल्यू आएगी मैं बता देता हूँ क्या आएगी। Q/m की वैल्यू आएगी 4.8 × 10⁻7 कूलाम पर किलोग्राम, 4.8 × 10⁻7 कूलाम पर किलोग्राम। ये अपने पास में Q/m की वैल्यू आएगी जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आएगा। अब ये Q/m किसके लिए होता है, यदि बात करें ये रेशो जो आता है Q/m इतना, ये किसके लिए आ सकता है, क्या ये इलेक्ट्रॉन के लिए आता है चार्ज अपॉन मास, क्या ये प्रोटॉन के लिए आता है, क्या ये न्यूट्रॉन के लिए आता है। तो ये तो देखो हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास लगा के देखो क्या कुछ ऐसा बनता है, प्रोटॉन का चार्ज अपॉन प्रोटॉन का मास लगा के देखो क्या कुछ ऐसा बनता है, न्यूट्रॉन का चार्ज अपॉन न्यूट्रॉन का मास लगा के देखो क्या कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड है और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो इसका जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है वो क्या दे रखा है इसमें अपन देख लेते हैं कि ये जो ऐसा रेशो आता है वो किसके लिए बनता है, ड्यूट्रॉन के लिए बनता है। ठीक है, तो ये ड्यूट्रॉन के लिए बनता है। फिर इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया था, यानी कि ये पार्टिकल क्या हो सकता है, ये ड्यूट्रॉन हो सकता है, कंफर्म नहीं है यही होगा। फिर इसी में पूछा गया था व्हाई इज द आंसर नॉट यूनिक, कि आंसर यूनिक क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसा रेशो जो है वो ड्यूट्रॉन के लिए भी आता है, He+ के लिए भी आता है, Li+3 के लिए भी आता है, यानी कि He+2 Li+3 इन सब के लिए भी रेशो क्या आता है, ऐसा ही निकल के आता है। इसका मतलब वो ड्यूट्रॉन भी हो सकता है, वो He+2 भी हो सकता है, वो Li+3 भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो आंसर आया वो अपना यूनिक आंसर नहीं है। ठीक है, तो अब ये अपना क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, कुछ अच्छा लेवल का क्वेश्चन अपन मान सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें 2-3 कंसेप्ट एक साथ में लगे हैं कि अपन ने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी जितना पोटेंशियल से उसको एक्सेलरेट करेंगे उतनी ही वो जो एनर्जी देगा, पोटेंशियल जो एनर्जी देगा वही उसमें किस में कन्वर्ट होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है। चलिए, क्वेश्चन ही क्वेश्चन हो रहे हैं, बरस रहे हैं क्वेश्चन ऊपर से, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 20 था, हाँ 20 था। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रोड, 21 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ 0.45 मीटर एंड मास 60 ग्राम इज सस्पेंडेड बाय 2 वर्टिकल वायर्स एट इट्स एंड्स। एक हॉरिजॉन्टल अपने पास में रॉड है इस तरह से,
ठीक है, ऐसी रॉड है। इसकी लेंथ तो अपन को दे रखी है 0.45 मीटर, 0.45 मीटर, और इसका मास जो है वो अपन को दे रखा है रॉड का 60 ग्राम, 60 ग्राम, यानी कि 60 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, इतना मास इसका अपन को दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोर्ड पे लिखा गया है, उस क्वेश्चन को देखो उसमें क्या है। तो क्वेश्चन अपना ये चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें था ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड, ये कंडक्टिंग रॉड है जिसमें लेंथ अपन को दे रखी है 0.45 मीटर एंड मास इसका दे रखा है 60 ग्राम, यानी कि ये ग्राम, ये किलोग्राम, ठीक है। सस्पेंडेड बाय 2 वर्टिकल वायर्स एट इट्स एंड्स, 2 वायर से अपन ने इसको सस्पेंड कर दिया, ठीक है। एक करंट ऑफ 5 एम्पीयर सेटअप इन द रोड थ्रू द वायर, इसमें जो करंट फ्लो हो रही होगी मान लो I, उस I की वैल्यू अपन को दे रखी है कितनी, पेन दूसरा आ गया, चलिए, उस I की वैल्यू अपन को दे रखी है, कितनी दे रखी है, I की वैल्यू अपन को दे रखी है 5 एम्पीयर, ठीक है। 5 एम्पीयर इसमें करंट जो है वो फ्लो हो रही है, ठीक है। और अपन से पूछा गया है फर्स्ट नंबर इसका पार्ट ये पूछा गया है इसका क्वेश्चन का, ये बोला गया व्हाट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेट अप नॉर्मल टू द कंडक्टर इन ऑर्डर दैट द टेंशन इन द वायर इज 0, इसमें टेंशन लगेगा। अब यदि टेंशन कितना लगेगा, फिलहाल इस पर नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है mg, तो मैं कितना फोर्स लगाऊं कि टेंशन 0 हो जाए, यानी कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाऊं कि टेंशन 0 हो जाए, तो फोर्स कितना लगना चाहिए इसके ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है ILB, लगता है मैग्नेटिक फोर्स ILB। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो टेंशन कितना हो जाएगा 0, यानी कि मैं बोल दूंगा ILB किसके इक्वल हो जाना चाहिए, mg के। अपन से पूछा गया था व्हाट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेटअप, मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी mg अपॉन IL, वैल्यू पुट कर दो। m की वैल्यू तो दे रखी है 60 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। g की वैल्यू अपन जानते हैं 10 अप्रॉक्सीमेटली, करंट की वैल्यू अपन को दे रखी है 5 और लेंथ की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.45, ठीक है। इसको आगे सोल्व कर लो, इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी, आंसर मैं लिख देता हूँ क्या आना है, 0.26 टेस्ला। इतना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपन को लगाना पड़ेगा ताकि फोर्स ऊपर की तरफ लगे और टेंशन कितना हो जाए 0। अब इसका सेकंड पार्ट पूछा गया है, सेकंड पार्ट क्या है वो समझो। सेकंड पार्ट अपन के बोला गया है व्हाट विल बी द टोटल टेंशन इन द वायर्स, दोनों वायर्स में कितना टेंशन हो जाएगा मिला के, ठीक है, दोनों का वायर मिला के बताना है। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, करंट की डायरेक्शन ऐसे नहीं होगा ऐसे हो जाए, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में यदि अपन बात करें तो mg भी नीचे की तरफ लगेगा और ILB भी किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो इन वायर्स में टेंशन जो होगा वो किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो अपन से बोला गया टेंशन कितना हो जाएगा, तो टेंशन कितना हो जाएगा, तो टेंशन की यदि बात करें, दोनों का मिला के पूछा गया है, तो टेंशन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा ILB प्लस mg, दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, ऊपर वाला फोर्स इक्वल नीचे वाला फोर्स, ठीक है, तो उतना टेंशन आएगा। और ILB किसके इक्वल था mg के, यानी कि मैं सीधा सीधा क्या बोल सकता हूँ 2mg। अब वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू m की वैल्यू 60 इंटू 10⁻³ और g की वैल्यू 10। अब इसको आगे सोल्व कर लो, जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो टेंशन अपने पास में आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.2 न्यूटन। समझ में आ रही चीज़, 1.2 न्यूटन इतना इसके अंदर टेंशन जनरेट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर था 21। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या चीज़ है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, इसको समझो, समझते रहो बस, और कोई काम नहीं है तुम्हारा, हर चीज़ को समझते रहो। बता मैं रहा हूँ कैसे होगा, समझ लो और पढ़ लो और सेलेक्ट हो जाओ, और उसके बाद में मिठाई खिलाने आ जाना मेरे को बस, है ना, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुम लोगों से, बस तुम लोग सेलेक्ट हो जाओ, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 22 इसमें क्या है, द वायर्स विच कनेक्ट द बैटरी ऑफ एन ऑटोमोबाइल टू इट्स स्टार्टिंग मोटर कैरी ए करंट ऑफ 300 एम्पियर फॉर ए शॉर्ट टाइम। करंट कितनी फ्लो हो रही है 300 एम्पियर, ठीक है। What is the force per unit length between the wires if they are 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट। एक बैटरी से कनेक्ट किया, 70 सेंटीमीटर तो लॉन्ग है, लेंथ जो है वो कितनी दे रखी है 70 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर,
दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर और करंट कितनी फ्लो हो रही है 300 एम्पियर दोनों वायर में। व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द वायर्स इफ दे आर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता था यदि याद हो, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। दो पैरेलल वायर्स के बीच में फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला अपन निकाल चुके हैं। तो F बाई एल कितना हो जाएगा, म्यू नॉट तो कितना 4 पाई इंटू 10⁻⁷, करंट कितनी फ्लो हो रही है 300 इंटू 300 डिवाइड बाई 2 पाई, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 इंटू 10⁻² मीटर। ये किस में आएगा, न्यूटन पर मीटर में। इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो सोल्व कर लेना, मैं आंसर बता देता हूँ क्या आएगा। सोल्व करेंगे तो आंसर अपने पास में आएगा 1.2 न्यूटन पर मीटर। इतना फोर्स पर यूनिट लेंथ लगने वाला है। फिर इसका सेकंड पार्ट, इज द फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा या रिपल्सिव लगेगा। जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो फोर्स कैसा लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है, यानी कि फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। और पूरे एक वायर पे यदि फोर्स पूछा जाए तो फोर्स कितना हो जाएगा 1.2 L, ठीक है। तो L की वैल्यू अपन को दे रखी है 70 सेंटीमीटर यानी कि 1.2 इंटू 70 इंटू 10⁻² न्यूटन। इतना फोर्स पूरे एक वायर पे लगेगा और यूनिट लेंथ पे कितना लगना है 1.2 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 22 था, ठीक है। और क्वेश्चंस देखते हैं और आगे क्या क्वेश्चंस आते हैं अपने पास में, वो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 अपना 22 तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखो क्या है इसके अंदर। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.5 टेस्ला एग्जिस्ट इन ए सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल रीजन है। सिलेंड्रिकल रीजन का मतलब क्या होगी, एक तरह से सोलेनोइड। तो ये मान लो एक सोलेनोइड होगी अपने पास में। इस सोलेनोइड के अंदर, अच्छा क्वेश्चन है ढंग से समझना, इस सोलेनोइड के अंदर यदि अपन बात करें तो सोलेनोइड के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और जिसकी वैल्यू कितनी है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है ऐसे एक्सिस के अलॉन्ग ही होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपन को दे रखी है कितनी 1.5 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 1.5 टेस्ला और इसकी रेडियस दे रखी है अपन को 10 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस गिवन है वो रेडियस अपन को दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इट्स डायरेक्शन बीइंग पैरेलल टू द एक्सिस ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अपने ऑलरेडी ईस्ट से वेस्ट ही बनाई है, तो वैसे भी इसकी डायरेक्शन अपने शो कर रखी है और इसने बता भी रखी है ईस्ट से वेस्ट होगी, या तो वेस्ट टू ईस्ट होगी या ईस्ट से वेस्ट होगी, ये बात है। ए वायर कैरिंग करंट ऑफ 7 एम्पियर इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन पासेस थ्रू दिस रीजन, ठीक है। एक नॉर्थ से साउथ कौन सी डायरेक्शन हुई, ये वाली, ऐसे बाहर की तरफ, नॉर्थ अंदर की तरफ होता है, साउथ बाहर की तरफ होता है। तो मान लो इसके अंदर से एक वायर पास हो रहा है जिसकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ से साउथ है, ऐसे एक वायर पास हो गया। ये एंगल कितना है, ये एंगल अपना है 90 डिग्री, ऐसे, ठीक है। यूँ मान के चलो, तो ये डायरेक्शन तो नॉर्थ हो गई और ये डायरेक्शन साउथ हो गई और इसमें से करंट पास हो रही है कितनी 7 एम्पियर की, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर इफ, ठीक है। इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा यदि, इसमें 3 कंडीशन है। द वायर इंटरसेक्ट द एक्सिस, वायर यदि एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए चल रहा है ऐसे नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, तो इस पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला अपन सीधा सीधा जानते हैं, करंट कैरिंग वायर पे फोर्स कितना लगता है ILB sin थीटा, ठीक है। यदि वो ऐसे है तो एंगल कितना है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। भी करंट ऐसे तो पास हो रही है, तो करंट बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो एंगल कितना बना 90 डिग्री। तो फर्स्ट केस यदि अपन बात करेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, I तो कितना है 7, L कितना है वायर की लेंथ। अब ये बताओ वायर की लेंथ कितनी होगी, इसमें 3 केस दे रखे हैं, तीनों केस में मेन चीज़ वायर की लेंथ निकालना ही है। वायर की लेंथ कितनी है, यदि मान लो मैं यूँ बोलूँ कि इस सिलेंडर में से कोई मैं वायर पास करवा दूँ ऐसे, तो इसके अंदर से कितना वायर पास होगा, जितना इसका डायमीटर है। वैसे एक्सिस से, सेंटर से यदि पास हो रहा है, यदि एक्सिस से पास हो रहा है, इसकी जो एक्सिस है सेंटर लाइन, उससे यदि कोई वायर पास हो रहा है, तो चाहे वो ऐसे पास हो, 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 हर कंडीशन में इसकी लेंथ कितनी होगी वायर की, जितना इसका अपने इसका डायमीटर है, ठीक है। तो इसका डायमीटर कितना है, इसकी रेडियस अपन को दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर हो गया 20 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ ऑफ वायर जो होगा इस कंडीशन में, ये मैं मान सकता हूँ कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1.5
और साइन एंगल कितना बन गया 90। अब इसको आगे सोल्व कर लो और कुछ नहीं करना, सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 7 कितना हो गया 30 इंटू 7 210, 210 के आगे 2 जीरो और लगेंगे, 2 पॉइंट और लगेंगे, यानी कि 2.1 न्यूटन, ठीक है। इतना फोर्स इसके ऊपर लगेगा। डायरेक्शन पूछी जाती फोर्स की तो कैसे निकालते, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है, करंट ऐसे, तो फोर्स कितना लगेगा डाउनवर्ड। डायरेक्शन वैसे तो पूछी नहीं, लेकिन अपन डायरेक्शन में बता सकते हैं फोर्स कितना लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, लग जाएगा। ये तो फर्स्ट केस था इसका। सेकंड केस बोला गया है द वायर इज टर्न्ड फ्रॉम नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। सेकंड केस में बोला गया है वायर जो है उसको नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, एक ही चीज़ है, या नॉर्थ ईस्ट में फोल्ड कर दो या नॉर्थ वेस्ट में फोल्ड कर दो, ठीक है, वो चीज़ समझना। यदि ये वायर ऐसे था, ठीक है, मैं इसको ऐसे टिल्ट कर दूं इस तरह से 45 डिग्री से, ठीक है, यदि मैं इसको ऐसे टिल्ट कर दूं 45 डिग्री से, तो उस कंडीशन में इस वायर को लगने वाला फोर्स कितना होगा, वो चीज़ समझना। अब समझना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज़ को समझना। पहले ऐसे था, ऐसे पास हो रहा था, अब ऐसे पास हो रहा है इस तरीके से, समझ में आ रही चीज़, यानी कि वो ऐसे पास हो रहा है, वो थीटा एंगल अपन मान लेते हैं कि वो थीटा एंगल पे टिल्ट हो गया। तो जब थीटा एंगल पे टिल्ट हो गया तो इसके अंदर से जो लेंथ पास हो रही होगी वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या उतनी ही रहेगी। सोचो थोड़ा सा, यदि पहले तो ऐसे पास हो रहा था तो लेंथ डायमीटर के इक्वल पास हो रही थी, यदि मैं इसको ऐसे कर दूं तो क्या लेंथ बढ़ गई क्या इसके अंदर से पास होने वाली, बिल्कुल बढ़ गई। यदि लेंथ इसके अंदर से पास होने वाली बढ़ गई तो इस केस में यदि अपन बात करें तो इस केस में देखो ये अपना सिलेंडर हो गया, ठीक है, देखना इसको समझना थोड़ा सा, 3D व्यू बनेगा, 3D व्यू को समझने की कोशिश करना। ये ऐसे हो गया, अब इसमें वायर ऐसे पास हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है पास। ये एंगल मैंने मान लिया कितने एंगल में पास हो रहा है, थीटा एंगल हो गया, थीटा एंगल के ऊपर। तो अब इस पर फोर्स कितना लगेगा, करंट तो वही फ्लो हो रही है इसके अंदर से 7 एम्पियर, तो फोर्स का फॉर्मूला वही F=I L B sin थीटा। अब एक चीज़ समझो, क्या क्या चीज़ें क्या क्या होगी, मेन चीज़ वो है, यदि ये वायर ऐसे पास हो रहा है तो ये जो लेंथ है ये तो अपन को पता है कितनी है, डायमीटर के इक्वल, डायमीटर के इक्वल है। ये वायर का यदि मैं इधर की तरफ कंपोनेंट लेता हूँ, मान लो इस वायर ने इससे थीटा एंगल बना रखा है ऐसे, ठीक है, ये लेंथ कितनी है, यदि ये वाली लेंथ मैं मान लूँ, ये थीटा नहीं होगा, ये वाली लेंथ तो अपन ने कितनी मानी है 20 सेंटीमीटर में मान लेता हूँ। ये वाली लेंथ कितनी है, एक बार इसको L डैश मान लो, ये वाली लेंथ अपनी L थी 20 सेंटीमीटर थी, और इसको अपन मान लेते हैं कितनी है ये L डैश, जो इसके अंदर से पास हो रही है, ठीक है। अब देखो, मैं यदि ये वाला एंगल थीटा मान रहा हूँ तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, इतना ही रहेगा। अब समझना इस चीज़ को, इस L डैश का यदि मैं इधर की तरफ कंपोनेंट लेता हूँ तो L डैश कोस 90 माइनस थीटा, मैं ये बोल सकता हूँ L डैश कोस 90 माइनस थीटा जो होगा वो क्या L के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। समझ में आ रही चीज़, L डैश कोस 90 माइनस थीटा, यही तो कंपोनेंट बनेगा इधर की तरफ, तो L डैश कोस 90 माइनस थीटा इस पूरी लेंथ के इक्वल है, और पूरी लेंथ किसके इक्वल है L के, ठीक है। यानी कि L डैश कोस 90 माइनस थीटा L के इक्वल है, तो L डैश किसके इक्वल आ जाएगा L अपॉन साइन थीटा, भी कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो L डैश हो जाएगा L अपॉन साइन थीटा। और L डैश और B के बीच में एंगल, भी लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है थीटा, बन रहा है थीटा, तो ये साइन थीटा ऐसे कैसे रहेगा, तो F इक्वल टू अपने पास में हो जाएगा I, L डैश हो जाएगा L अपॉन साइन थीटा, B ऐसे कैसे, और ये साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो अपने पास फॉर्मूला वही बन गया वापस से ILB, ठीक है। और ILB की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, ILB की वैल्यू कितनी आई है 2.1 न्यूटन, यानी कि फिर से फोर्स जो बनेगा वो कितना बनेगा 2.1 न्यूटन ही बनेगा। इसका सेकंड केस था, अच्छा केस था कि मैं इसको जब ऐसे देखो, ये लेंथ तो L है, ये लेंथ मान लो L डैश हो गई, ठीक है, तो ये लेंथ L डैश हो गई, तो L डैश कोस 90 माइनस थीटा जो होगा उस L डैश कोस 90 माइनस थीटा को अपन क्या बोल सकते हैं L, ठीक है। तो L डैश कोस 90 माइनस थीटा अपन L के इक्वल मान सकते हैं, तो ये अपने पास में L डैश कोस 90 माइनस थीटा L के इक्वल हो गया, तो L डैश जो हो गया वो हो जाएगा L अपॉन साइन थीटा, और फोर्स का फॉर्मूला अपने पास में आ जाएगा ILB, क्लियर। ये इसका सेकंड केस था। अब इसका थर्ड केस और भी अच्छा है, वो और देखो थर्ड केस क्या है इसके अंदर। थर्ड केस इसमें बोला गया है द वायर इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज लोवर्ड फ्रॉम द एक्सिस बाई ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। ये जो वायर ऐसे था, ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, इस वायर को मैं नीचे ले गया यहाँ से,
यहाँ से कितना, सेंटर से 6 सेंटीमीटर यदि मैं नीचे ले गया तो उस कंडीशन में यहाँ से कितना फोर्स इसके ऊपर लगेगा। तो देखो मैं इसको फ्रंट से देखता हूँ, इसको फ्रंट से देख के आप सोल्व करोगे तो समझ में आएगा। फ्रंट से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, अपन को एक सर्किल दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस मान लो अपन को दे रखी है, वैसे तो दे ही रखी है, रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो ये अपन को आर मैंने मान लिया, इसकी रेडियस को 10 सेंटीमीटर, रेडियस अपन को दे रखी है 10 सेंटीमीटर। एक वायर पास हो रहा है, देखो यहाँ से द वायर इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन लोवर्ड फ्रॉम द एक्सिस बाई ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। एक्सिस, जो इसके एक्सिस यहाँ से पास हो रही थी उससे 6 सेंटीमीटर नीचे से मैंने इसको पास कर दिया, यानी कि वायर ऐसे पास हो रहा है। और ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर है और ये अपन को पता ही है ये कितनी है, इसकी आर है, ठीक है, ये तो आर है ही। तो अब यहाँ से इसमें से कितना पास हो रहा है, ये वाली लेंथ पूरी, ठीक है। ये लेंथ कितनी होगी, यदि ये 10 है और ये 6 है तो ये निकाल सकते हैं अपन। यदि मैं यहाँ पे ए ओ बी की बात करूँ तो ए ओ कितना आएगा, ए ओ अपन बोलेंगे क्या, ए ओ बोलेंगे ये बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, यानी कि अपन बोल देंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। यानी कि रूट में क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यानी कि 100 माइनस 36, 100 माइनस 36 कितना होगा, कितना होगा 64 सेंटीमीटर, ठीक है। रूट में 64, रूट में 64 का मतलब 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें से कितना वायर पास होगा, यानी कि जब ये वायर ऐसे पास होगा यहाँ से तो इसके अंदर से कितना पास होगा, 8 सेंटीमीटर लेंथ का वायर पास होगा। अब इस पर फोर्स निकाल लो, तो फोर्स जो बनेगा वो वही फॉर्मूला आई एल डबल डैश बी साइन थीटा, ठीक है। एफ आई तो वही 7, एल डबल डैश कितना आया अपने पास में 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 इंटू 10⁻², और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड अपन को दे रखा है कितना 1.5, और साइन एंगल कितना बनेगा भी, एंगल तो उतना ही बनना है, ये वायर ऐसे पास हो रहा है तो लेंथ की डायरेक्शन तो ये, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो एंगल 90 बनेगा, तो ये बन जाएगा साइन 90, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व कर लो, और कुछ नहीं करना, यदि सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। 56 इंटू 1.5, 56 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 100 न्यूटन, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व कर लेना, इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ 1.68 न्यूटन, आंसर आएगा इसका 1.68 न्यूटन। क्लियर। तो ये क्वेश्चन था अपने पास में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। बड़ा क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन के अंदर, और अच्छा क्वेश्चन है, समझना। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3000 गोस इज एस्टेब्लिश अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन ए रेक्टेंगुलर लूप। एक तो जेड डायरेक्शन में तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, कितना 3000 गोस, 3000 गोस का मतलब 3000 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। इसको मैं और सॉल्व करना चाहूँ तो क्या बोल दूंगा 0.3 टेस्ला, कौन से डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, यानी कि मैं क्या बोल दूंगा इसको के क्या, ठीक है, टेस्ला। क्लियर। ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर। एक रेक्टेंगुलर लूप है अपने पास में इस तरह से, एक तो साइड इसकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर और एक साइड अपन को दे रखी है इसकी 5 सेंटीमीटर। ये तो 5 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट कितनी फ्लो हो रही है, वो क्वेश्चन में दे रखी है अपन को। इसमें करंट फ्लो हो रही है 12 एम्पियर, करंट जो फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है 12 एम्पियर, ठीक है। व्हाट इज द टॉर्क ऑन द लूप इन द डिफरेंट केस शोन इन द फिगर। अलग अलग केस फिगर में अपन को शोन है, और अपन को क्या क्या निकालना है, एक तो टॉर्क की वैल्यू निकालनी है, और दूसरा अपन को क्या निकालना है, फोर्स की वैल्यू निकालनी है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रेगुलर शेप रखी हो तो फोर्स तो वैसे 0 होगा, अपन जानते हैं। विच केस करस्पॉन्ड टू स्टेबल इक्विलिब्रियम, और कौन सा केस जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है वो चीज़ भी अपन को देखनी है। तो केस कौन कौन से हैं वो चीज़ देख लेते हैं पहले। तो केस देखो इसके अंदर क्या क्या है। फर्स्ट केस में अपन को ये बताया गया है, केस समझना, फर्स्ट केस में ये बोला गया है, ये तो अपनी कौन सी डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन मानी गई है, इसको एक्स डायरेक्शन मान ली गई, और इसको जेड डायरेक्शन मान ली गई कि जेड डायरेक्शन अपना मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, ठीक है। और ये बोला गया, और फर्स्ट केस में ये बोला गया है कि ये लूप जो है वो ऐसे रखा हुआ है। आप समझना इस चीज़ को, ये लूप जो है वो ऐसे रखा हुआ है फर्स्ट केस में, ऐसे, ठीक है। तो बड़ी वाली तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी और छोटी वाली 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, अपन को पता ही चल रहा है। और करंट जो है वो इसमें ऐसे फ्लो हो रही है, ये अपना पूरा लूप रखा हुआ है ऐसे, और करंट जो है वो इसमें इस तरह से फ्लो हो रही है ऐसे आई, ठीक है, ये आई करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है।
इस तरह से। क्लियर? तो इस केस में फोर्स तो कितना लगेगा, 0। इस पे फोर्स देखेंगे, इन दोनों का फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो अपन देख रखे हैं। मैग्नेटिक फील्ड में देखो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स यदि अपन बात करेंगे तो देखो इस पे फोर्स कैसा लगेगा, करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये तो ऊपर की तरफ तो करंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, तो ये तो वैसे एक मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसमें तो फोर्स वैसे ही 0 है, ऐसे इस पे ही फोर्स 0 हो जाएगा। भी आई एल बी साइन थीटा होता है, यदि इस एक वायर में देखेंगे तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स कितना, 0 हो गया, क्योंकि आई एल बी साइन 0 की वैल्यू 0। इस पे देखेंगे तो आई एल बी साइन 180 की वैल्यू 0, इसमें भी 0 हो गया। इस पे देखो करंट तो इसमें जा रही है ऐसे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इसमें लग रहा है ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर लग रहा है, इनवर्ड, फोर्स इनवर्ड लग रहा है। और इसमें देखेंगे, इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड तो भी ऊपर की तरफ, करंट ऐसे, तो फोर्स कैसा लग रहा है इस पे, आउटवर्ड, यानी कि इस पे इनवर्ड और इस पे आउटवर्ड, तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना हो गया, 0। लेकिन फोर्स काम कौन सा कर रहा है, मेन चीज़ वो है टॉर्क निकालने का अपने काम में आएगा। एक तो फोर्स इसमें ऐसे लग रहा है इस तरह से, ठीक है, आई एल बी, ठीक है, इसको तो मैं मान लेता हूँ ए और इसको मैं मान लेता हूँ बी, तो ये हो जाएगा आई ए बी। और इस पे फोर्स जो लग रहा है, इस पे फोर्स कैसे आया था भाई, इस पे तो फोर्स कैसे आया था, करंट ऐसे है तो इनवर्ड फोर्स आया था, और इस पे फोर्स आया था अपना आउटवर्ड, तो इस पे फोर्स देखेंगे तो फोर्स अपना आउटवर्ड लगेगा, कैसे, इस तरह से, और ये फोर्स कैसा कितना है, वही है आई ए बी लग जाएगा, फोर्स इतना लग रहा है, फोर्स लग रहा है आई ए बी। अब अपन को फॉर्मूला लगाना है टॉर्क का, तो टॉर्क का फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है भाई, फोर्स तो 0 हो गया नेट फोर्स, क्योंकि दो फोर्स इन दोनों पे तो फोर्स लग ही नहीं रहे, इन दोनों पे फोर्स लग तो रहे लेकिन एक अंदर लग रहा है एक बाहर लग रहा है, तो नेट फोर्स 0 हो गया, लेकिन टॉर्क काम करेगा। टॉर्क का फॉर्मूला अपन जानते हैं, फर्स्ट केस यदि अपन बात कर रहे हैं, ये इसका फर्स्ट केस है, अपन फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एन आई ए बी साइन एल्फा, इतना ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो टॉर्क का फॉर्मूला एन आई ए बी साइन एल्फा, आई तो कितना है, आई क्वेश्चन में दे रखा है 12 एम्पियर, ये 12 एम्पियर। एरिया कितना है इसका पूरे का, एरिया देखेंगे तो 10 × 5 इतना ही एरिया है, यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 50 × 10⁻²-2 -4 मीटर स्क्वायर, माइनस का 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और बी कितना है, मैग्नेटिक फील्ड, बी कितना आया है 0.3, ये आ गया अपने पास में 0.3। अल्फा कितना होगा, अल्फा ये किसके बीच का एंगल होता है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होता है, तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, कितना है ये, कितना है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, अरे 90 डिग्री नहीं है क्या, इसका एरिया कैसा आएगा आउटवर्ड, और एंगल कैसा बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है ऊपर की तरफ, तो एंगल कितना बन गया sin 90 की वैल्यू 1, तो टो 1 कितना हो जाएगा, टॉर्क यदि अपन बात करेंगे तो टॉर्क कितना हो जाएगा इसके ऊपर, अरे टॉर्क या देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, दूसरा तरीका भी इसका है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सीधा भी कर सकते हो, तो वही आना है आई ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, सॉरी आई ए बी स्मॉल बी, ये आना है, तो वो भी यहाँ से भी हो है, आई ये क्या है ए × बी × कैपिटल बी, ये तो sin 90 वैसे ही हो गया, ठीक है। तो वैसे कर लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उस केस से उससे अपन को ज़्यादा बेटर समझ में आएगी चीज़ें। टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे अपना लगेगा टॉर्क टो 1 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स तो कितना है आई ए बी, तो ये तो है आई ए बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है स्मॉल बी, भी दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है स्मॉल बी। अब वैसे ही कर लो ए × बी क्या होगा कैपिटल ए, तो आना तो वही है आई ए बी, अरे आना तो वही है आई ए बी, वैल्यू पुट कर दो, आई की वैल्यू 12, ठीक है, एरिया कितना 10 × 5 यानी कि 50 × 10⁻⁴, और कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.3 हो जाएगा। तो ये तो अपने पास में क्या आ जाएगा, टो 1 आ जाएगा फर्स्ट केस के लिए, ठीक है। ऐसे ही इसमें और भी डिफरेंट केसेस हैं, देखो सेकंड केस क्या है, सारे केस डिस्कस कर लेंगे, या हो सकता है एक दो छोड़ देते हैं कि तुम्हारे लिए भी कुछ करने के लिए। सेकंड केस में क्या दे रखा है, सेकंड केस में कुछ ऐसा दे रखा है, अच्छा इसका आंसर क्या आएगा, पहले आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, इसको सोल्व कर लो, इसे तो सोल्व हो सकता है, 600 × 3 1800 180 × 10⁻⁴, 180 × 10⁻⁴, यानी कि 0.018 न्यूटन मीटर। ये तो फर्स्ट केस में अपना टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट केस में अपना टॉर्क कितना आ गया, आंसर मैच कर लेते हैं, वही उतना ही आ रहा है 0.1.8 × 10⁻², यानी कि 0.018 न्यूटन मीटर फर्स्ट केस में।
सेकंड केस में अपन को क्या बोला गया है, सेकंड केस में ये ऐसे रखी गई है, कैसे समझो, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेकंड केस में वही 3 एक्सिस हो गई अपनी ये वाली, ठीक है, ये तो अपनी जेड एक्सिस हो गई जिधर मैग्नेटिक फील्ड है इधर की तरफ, ठीक है, ये अपनी वाई एक्सिस हो गई और ये अपनी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। अब इसको कैसे रखा गया है वो चीज़ समझो। अब इसको घुमा दिया, इसको घुमा के ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, आई इस तरह से हो रही है। अब समझो, अब इस पर देखो फोर्स कितना लगेगा, यदि मैं इसकी पूरे की बात करूँ, ये पूरा फ्रेम है, इस पूरे फ्रेम की बात करूँ तो इस पूरे फ्रेम में 4 वायर, वही 4 वायर, ठीक है, 4 वायर रखे हुए हैं, तो फोर्स तो क्या हो जाएगा, वही नेट फोर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो नेट फोर्स तो 0 होना है। नेट टॉर्क की बात करेंगे तो नेट टॉर्क कितना आएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क जो आएगा वो कितना आ जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये लेंथ तो अपन कितनी मानी थी, ये वाली लेंथ अपन ने b मानी थी, तो ये तो b थी और ये a थी। इस पे फोर्स लगेगा, इस पे तो फोर्स लगना नहीं है, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स 0 है। इस पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स देखेंगे तो करंट इसमें ऐसे ही फ्लो हो रही है तो फोर्स लगना तो इनवर्ट डायरेक्शन में ही है, ये इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स, ठीक है। कितना लगेगा, I करंट और लेंथ कितनी है, कितनी लेंथ है, स्मॉल b, तो स्मॉल b और कैपिटल B हो जाएगा। तो फोर्स तो कितना लग रहा है और इस पर देखेंगे तो कैसा लगेगा, आउटवर्ड लगना है उतना ही, तो फोर्स तो लग रहा है I स्मॉल b कैपिटल B और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल a, तो आना वही है IAB। लो वही आ गया, वही आ गया और वही आंसर आएगा 0.018 न्यूटन मीटर आ जाएगा। लेकिन डायरेक्शन देखो किधर आएगी, यदि मैं इसमें टॉर्क की डायरेक्शन देखूँ, इसमें टॉर्क की डायरेक्शन कैसे लेंगे अपन, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है, एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड। एरिया तो है आउटवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मैं फिंगर्स को आउटवर्ड डायरेक्शन फैलाऊंगा एरिया की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फोल्ड करूंगा तो डायरेक्शन किधर आ रही है, -y, यानी कि कौन सी डायरेक्शन आ रही है, -j आ जाएगी, -j। इसमें देखो, इसमें देखेंगे तो एरिया तो वही है आउटवर्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है वही ऊपर की तरफ, वही फिंगर्स को ऐसे फैलाएंगे, टॉर्क की डायरेक्शन किधर आएगी, -j आ जाएगी। ये सेकंड केस था। थर्ड केस और देखते हैं, थर्ड केस में क्या है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केस हैं, अब मैं सारे केस में बताने बैठ गया तो खुद भी कुछ कर लेना, लास्ट केस बता रहा हूँ उसके बाद में खुद ट्राई करना। थर्ड केस में ये बोला गया है कि ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे समझना इस चीज़ को, ये तो वही वाई एक्सिस, ये अपनी जेड एक्सिस और ये अपनी एक्स एक्सिस, ठीक है। और रखा कैसे गया है, ये ऐसे कुछ इस तरह से, ऐसे समझ में आ रही चीज़, ऐसे, और करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है, आई, ठीक है, ये आई, ये आई, ये आई, ठीक है, इस तरह से इसमें करंट फ्लो हो रही है। ये तो लेंथ अपनी वही स्मॉल b और ये लेंथ अपनी स्मॉल a हो जाएगा। अब देखो इसमें भी वही पूछा गया है। अब इसमें देखो क्या है, इसमें यदि अपन बात करेंगे तो ये ऐसे है, ऐसे, ठीक है, इस तरह से है, तो इन दो वायर में तो करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो 0 हो जाएगा। इन दो वायर्स में फोर्स लगेगा, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क वही बोलेंगे अपन, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना होगा इस वायर में, फोर्स बोलेंगे तो I कितना, ये वाली लेंथ कितनी है, स्मॉल a, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, कैपिटल B, ठीक है, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल b, तो वही आना है IAB। तो आंसर तो इसमें भी वही आना है, लेकिन डायरेक्शन किधर होगी टॉर्क की, इसमें देखो एरिया की डायरेक्शन इधर की तरफ आएगी एरिया की डायरेक्शन, तो एरिया की डायरेक्शन इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ, तो मैं एरिया की डायरेक्शन फिंगर्स को फैलाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन फोल्ड कर दूंगा, तो आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड कौन सी है, प्लस में I कैप, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस में I कैप इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो इसमें 3 केस मैंने बता दिए, 3 केस और है, ट्राई करना उन 3 केस को, ठीक है। बाकी आगे अपन देखते हैं, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा वीडियो, ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है तो फिर अपलोडिंग में दिक्कत आती है, ठीक है। इसलिए वीडियो को शॉर्ट रखते हुए थोड़ा सा जल्दी से हटाते हैं चीज़ों को, उसके बाद में अपन आगे डिस्कस करेंगे चीज़ें, ठीक है। अरे सॉल्यूशन नोट कर लेना अभी ये, हाँ, ये सॉल्यूशन मिलेंगे नहीं कहीं, मिलेंगे इन द सेंस समझाते हुए नहीं मिलेंगे कोई से, ऐसे तो सॉल्यूशन खूब पढ़े हैं, ठीक है, बुकों में बहुत सॉल्यूशन है, लेकिन कोई समझाते हुए यदि कोई बोर्ड पे लिख रहा है तो वो नहीं मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। थ्योरी समझ में आ जाती है, न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है ज़्यादा। NCERT का न्यूमेरिकल्स है, NET लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, IIT लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए न्यूमेरिकल समझते हुए चलना भैया।
ओके भैया, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, समझो। ए सर्कुलर कोयल ऑफ 20 टर्न्स एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कोयल। इफ द करंट इन द कोयल इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द टोटल टॉर्क ऑन द कोयल, टोटल फोर्स ऑन द कोयल, एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द कोयल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में? चलिए देखते हैं, धीरे धीरे पढ़ता हूँ बच्चों की लैंग्वेज में। ए सर्कुलर कोयल ऑफ 20 टर्न्स, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 20, ओके। एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि अपन एरिया काम में लेते हैं, मैं निकाल लेता हूँ, शायद अपना एरिया काम में आएगा। पाई आर स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर 0.01 यानी कि 10⁻² मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया, ठीक है। प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है 0.10 टेस्ला वाले में, ठीक है। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कोयल, ये कोयल जैसे रखी हुई है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो अब ये पूछा गया है इफ़ द करंट इन द कोयल इज़ 5 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट जो फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है, 5 एम्पियर, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल टॉर्क ऑन द कोयल, यदि ऐसे रखी हुई है सर्कुलर कोयल तो इस पर टॉर्क कितना लगेगा फर्स्ट केस में। यदि ये मैग्नेटिक फील्ड है, वो सुनना कुछ क्वेश्चन ये, सर्कुलर कोयल ऑफ 20 टर्न्स एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कोयल। इसका प्लेन जैसे है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि ऐसे है। तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। फोर्स तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो फोर्स तो वैसे ही 0 है। फोर्स 0 है तो उस कंडीशन में देखो क्या होगा, यदि ऐसे रखा हुआ है इस केस में, ये मैग्नेटिक फील्ड है तो एरिया की डायरेक्शन भी तो यही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो फर्स्ट केस में यदि अपन बात करेंगे तो टो कितना होगा, NIAB साइन एल्फा, और टो एल्फा कितना है, सारी वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है, साइन 0। ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो टोर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। नेट फोर्स तो वैसे भी 0 होना है, ठीक है, नेट फोर्स वाला केस तो अपन बार बार देख चुके हैं, तो नेट फोर्स तो 0 होगा, टोर 0 आएगा। सेकेंड टोटल फोर्स ऑन द कोयल, तो फोर्स पूछे तो टोटल फोर्स तो वैसे अपन को पता है कितना आना है, 0, ठीक है। थर्ड केस सुनो, इसमें मेन इसमें थर्ड केस है। थर्ड केस में क्या बोला गया है, एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द कोयल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी इसके अंदर यदि करंट फ्लो हो रही है तो एक्चुअल में क्या फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो किसी एक इलेक्ट्रॉन पर एवरेज फोर्स कितना लग रहा है वो अपन को पता लगाना है। सॉरी, अपन से पूछा है एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द कोयल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के कारण हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है, वो चीज़ अपन को पता लगानी है। कुछ डेटा दे रखे हैं। द कोयल इज मेड ऑफ कॉपर, कोयल जो बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है, कॉपर की, ठीक है। और कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। इसका जो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है कॉपर वायर का, वो अपन को दे रखा है। कॉपर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 10⁵ मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कॉपर इज गिवन टू बी अबाउट 10⁻29 मीटर क्यूब। यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है स्मॉल n वो दे रखी है 10⁻29 पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके अंदर है। और अपन को एक पता लगाना है इस पर नेट फोर्स जो होगा हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, नेट फोर्स की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी वो अपन को पता लगानी है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है किसी भी चार्ज पे, उसकी वैल्यू पता होती है अपन को, QVB साइन थीटा। फॉर्मूला पता है अपन को, तो फोर्स का फॉर्मूला अपने पास में होता है QVB साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे ये जितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है QVB साइन थीटा, F इक्वल टू अपने पास में फॉर्मूला आया है QVB साइन थीटा, ठीक है। अब देखो यदि करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है, इस तरह से हो रही है करंट, जब ऐसे फ्लो हो रही है तो फोर्स इसमें लग रहा है अपना QVB साइन थीटा लग रहा है। अब थीटा कितना है, वेलोसिटी नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, ठीक है। यदि करंट ऐसे फ्लो हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो हर केस में थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा तो अपन बोल देंगे QVB साइन 90, यानी कितना बचेगा QVB, ठीक है, इतना फोर्स। अब वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कैसे पता चले, तो एक थर्ड चैप्टर में अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद हो तो, I इक्वल टू था NEAVD, था ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ठीक है। और अपन ने v वेलोसिटी मानी है तो आई ए एन ई ए वी, तो v कितना हो जाएगा I अपॉन एन ई ए। इस v की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो फोर्स का जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना बन जाएगा, q तो क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो ये तो इलेक्ट्रॉन आ गया, और v क्या है I अपॉन एन ई ए, ये आ गया I अपॉन एन ई ए, और साथ में क्या है b, तो ये आ गया b, तो e से e कैंसिल, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा I b अपॉन एन ए। अब वैल्यू पुट कर दो और कुछ नहीं करना। I तो कितनी फ्लो हो रही है अपनी 5 एम्पियर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है b अपन को दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.10 टेस्ला 0.10। स्मॉल एन कितना है, स्मॉल एन है 10⁻29 और एरिया कितना है, एरिया अपन को दे रखा है 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, तो 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रही चीज़। ये अपने पास में कितना आ जाएगा इसके ऊपर लगने वाला फोर्स, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने पे इसका आंसर आएगा 5 × 10⁻25 न्यूटन। सॉल्व कर लेना 5 × 10⁻25 न्यूटन में से तो आ ही जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 10 आएगा 10⁻30 -5 25, ऊपर जाके -25, ठीक है। इतना फोर्स इसके ऊपर लगना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट जो क्वेश्चन का था वो बहुत अच्छा पार्ट था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, फटाफट खत्म करते हैं उसको, या 3 क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ दूँ, अरे करोगे क्या, ये सारे मैं ही करवाऊँ, एक आधा तो कर लो भाई, सारे ही मुझे करवाने पड़ेंगे क्या, बच्चा जान कुछ तो करो है जी, या मैं ही करवाऊँ। 26 छोड़ दूँ, 27 28 करवा दूँ, वही करवाऊँ, चलो करवा देता हूँ यार, तुम भी क्या याद रखोगे, किस मास्टर से पाला पड़ा था। सुनो, ए सोलेनॉइड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर हैज़ ए 3 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग। पहले तो सोलेनॉइड बनाओ एक, ये एक सोलेनॉइड अपन ने बना ली, ठीक है। इसकी लेंथ तो अपन को दे रखी है कितनी 60 सेंटीमीटर यानी कि 0.6 मीटर, ये तो इसकी लेंथ दे रखी है, ठीक है। और इसकी रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये जो रेडियस है इसकी 0.04 मीटर, 4 सेंटीमीटर मतलब 0.04 मीटर, ठीक है। हैज़ ए 3 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 300 टर्न्स। इसमें 3 लेयर बनाई है, एक लेयर बनाई 300 टर्न की, दूसरी लेयर बनाई 300 टर्न की, तीसरी लेयर बनाई 300 टर्न की, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए 900 हो गए, 900 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ गए। ए 2 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर ऑफ मास 2.5 ग्राम लाइज इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। ये जो इसकी एक्सिस है इसके सेंटर से एक वायर पास हो रहा है, ठीक है। और वायर अपन को बोला गया है कितना है, वायर की लेंथ अपन को बोली गई है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर मतलब 0.002, तो इसका मतलब इसके बराबर तो नहीं होगा भाई, ये तो कितना है 0.008, और वायर की लेंथ अपन को बोली है 0.002, इसका मतलब इसके आर पार तो नहीं होगा, इसके अंदर ही रहेगा ऐसे, ठीक है। ये दे रखा है अपन को 2 सेंटीमीटर लेंथ का वायर, ठीक है, जो इससे एक्सिस से इसके पास हो रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। इसकी मास दे रखा है, वायर का जो मास है, वायर के स्पेसिफिकेशन अपन को दे रखे हैं, मास वायर का दे रखा है अपन को कितना 2.5 ग्राम यानी कि 2.5 × 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। ये वायर का मास है। इनसाइड नियर इट्स सेंटर नॉर्मल टू इट्स एक्सिस बोथ द वायर एंड द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड आर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल में अपन ने ऑलरेडी बनाया है, इसकी भी एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और इसकी भी एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, इस तरह से। द वायर इज कनेक्टेड थ्रू 2 लीड्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड टू एन एक्सटर्नल बैटरी विच सप्लाइज अ करंट ऑफ 6 एम्पियर। कुछ नहीं बोला गया है, यहाँ से अपन ने इसके दोनों एंड्स को इस तरह से कनेक्ट किया है किसी से कि इसमें 6 एम्पियर की वायर के अंदर क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, बस इतनी सी बात बोलना चाह रहे हैं वो, इसको घुमा फिर आगे 4 लाइनों में बता दिया। फिर ये बोला गया है, क्वेश्चन ये था द वायर इज कनेक्टेड थ्रू 2 लीड्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड टू एन एक्सटर्नल बैटरी विच सप्लाइज अ करंट ऑफ 6 एम्पियर इन द वायर। व्हाट वैल्यू ऑफ करंट विद अप्रोप्रिएट सेंस ऑफ सर्कुलेशन इन द वाइंडिंग्स ऑफ द सोलेनॉइड कैन सपोर्ट द वेट ऑफ द वायर। इसमें जो वाइंडिंग्स अपन ने लगाई है ऐसे, इसमें करंट आई है और ये वाली करंट अपन मान लेते हैं आई डैश है, ठीक है। तो इसमें मैं कितनी करंट फ्लो करवाऊँ ताकि ये वायर को सपोर्ट कर ले, वायर को सपोर्ट कर ले। व्हाट वैल्यू ऑफ करंट विद अप्रोप्रिएट सेंस ऑफ सर्कुलेशन इन द वाइंडिंग्स ऑफ द सोलेनॉइड कैन सपोर्ट द वेट ऑफ द वायर। वायर का वेट कितना mg, ठीक है। अब यूँ समझो ये वायर जो रखा हुआ था वो ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है 6 एम्पियर,
ठीक है। इसका वेट कितना है mg, और इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगना है ऊपर की तरफ, F कितना ILB, यही तो लगेगा बस। इतना सा क्वेश्चन है, घुमा फिरा के दिया है। ILB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mg हो जाएगा। B देखना है मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा सोलेनॉइड के अंदर कितना होता है B नॉट NI होता है। तो ये I तो कौन सी है अपनी करंट I डैश, जो अपन ने ये वाली मानी है I डैश मानी 6 एम्पियर, तो ये तो I डैश हो गया। इस पर फोर्स कितना लग रहा है I डैश LB, और mg नीचे की तरफ लगेगा ऐसे भाई, ये mg तो नीचे की तरफ लग रहा है, और इस मैग्नेटिक इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, इस वायर के ऊपर कितना I डैश LB लगाएगा। और I डैश LB में यदि अपन बात करेंगे तो I डैश L और B कितना म्यू नॉट NI, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mg हो जाएगा। अब देखो यहाँ से, अब यदि अपन बात करें, अपन को निकालना क्या था, निकालना अपन को था व्हाट वैल्यू ऑफ करंट इन द वाइंडिंग्स ऑफ द सोलेनॉइड कैन सपोर्ट द, करंट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि I की वैल्यू निकालनी है। I को एक तरफ रख लो, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ, mg अपॉन क्या I डैश L म्यू नॉट n हो जाएगा। स्मॉल n क्या होगा, स्मॉल n देखेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, 900 तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है और लेंथ कितनी है 0.6, तो ये स्मॉल n हो गया, ठीक है। आगे सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर लो। 9000/6, 9000/6 का मतलब 3 से कैंसिल करेंगे तो 3000/2 यानी कि 1500, ठीक है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब वैल्यू पुट कर दो, m की वैल्यू तो कितनी है, m की वैल्यू दे रखी थी 2.5 × 10⁻³ 2.5 × 10⁻³, g की वैल्यू 10, I डैश 6 एम्पियर, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ कौन सी, ये वाली लेंथ या इस वायर की लेंथ, वायर की लेंथ, वायर की लेंथ कितनी है क्वेश्चन में दे रखी है, वायर की लेंथ क्वेश्चन में नहीं दे रखीगा, हाँ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऐसा दे रखी है ना, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 × 10⁻², ठीक है। म्यू नॉट कितना होता है 4π × 10⁻⁷ इंटू स्मॉल n कितना निकला है अपना 1500, ठीक है। इतना इसके अंदर करंट फ्लो होगी, तो इसमें आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 108.3 एम्पियर, 108.3 एम्पियर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है NCERT का क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। अरे नोट कर लेना भैया, ऐसा तो नहीं है मैं ही पढ़ रहा हूँ यहाँ पे आके, हैं, अरे ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि मैं ही पढ़ रहा हूँ, आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या चीज़ें हैं, एक गैल्वेनोमीटर कोयल हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, रेजिस्टेंस दे रखा है 12 ओम का, ठीक है, एंड मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो होती थी वो IG अपन मानते थे 3 मिली एम्पियर, यानी कि 3 × 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 18 वोल्ट, एक वोल्ट मीटर बनाना है कितनी रेंज का 0 to 18 वोल्ट का। क्वेश्चन अपना ये था कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस तो दे रखा है RG, जो अपन को दे रखा है, जिसको अपन गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जिससे अपन G से डिनोट करते थे, G से मान लेते हैं 12 ओम, और मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर ले सकता है उसकी रेंज दे रखी है 3 × 10⁻³ एम्पियर, और वोल्ट मीटर अपन को बनाना था 0 से 18 वोल्ट का, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था, एक गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम एंड मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट अपनी IG होती थी, ये दे रखी थी 3 मिली एम्पियर, यानी कि 3 × 10⁻³ एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 18 वोल्ट, वोल्ट मीटर बनाना है 18 वोल्ट का मैक्सिमम, ठीक है। अपने पास देखो ये था कंडीशन, वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या करते थे, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाते थे, जिससे क्या बनता था अपना वोल्ट मीटर बनता था। फॉर्मूला ही पूरा डराइव कर लेता है, याद नहीं हो तो। अब यहाँ से जो करंट जाती थी वो कितनी जाती थी IG, ठीक है, और ये पोटेंशियल मेजर करता था V, और V जो होता था उसका फॉर्मूला क्या था VG गैल्वेनोमीटर प्लस V रेजिस्टेंस R, ऐसा होता था। तो अब यहाँ से देखो V कितना हुआ अपने पास में 18 वोल्ट, ठीक है। VG कितना हो जाएगा IG × G, ठीक है। गैल्वेनोमीटर पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा IG × G प्लस IG × रेजिस्टेंस कितना लगाना है R का, ठीक है। अपन को R की वैल्यू निकालनी है, R कितना होगा, तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे क्या, IG को कॉमन ले लो, तो 18 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा IG G प्लस R, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ से R जो आएगा वो कितना आएगा
18 अपॉन आई जी माइनस जी, ये आएगा फॉर्मूला। आप वैल्यू पुट कर दो तो R इक्वल्स टू 18 अपॉन आई जी कितना 3 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, माइनस जी कितना है 12, इतना ही है। तो पर जाके कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 6000 माइनस 12, 6000 माइनस 12 कितना होगा 6000 माइनस 12 यानी कि 5988 ओम। इतना रेजिस्टेंस यदि मैं गैलोमीटर के सीरीज में लगा दूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। ये अपना क्वेश्चन नंबर था कौन सा 27। अब क्वेश्चन नंबर 28 इस चैप्टर का एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसके बाद में। तो इस लास्ट क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं, शायद उसमें एमीटर बनवाया गया है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है ए गैलोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। गैलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 15 ओम, ठीक है। एंड द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दे रखी है 4 मिली एम्पियर यानी कि 4 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 3 एम्पियर, ठीक है। और ये बोला गया हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एमीटर ऑफ रेंज 0 to 6 एम्पियर। एमीटर बनाना है जिसकी रेंज कितनी बनानी है 0 to 6 एम्पियर, ठीक है। तो एमीटर बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में यदि स्मॉल रेजिस्टेंस शंट लगा दिया जाए तो क्या बन जाता है अपना एमीटर बन जाता है। यहाँ से कितनी करंट आई, इधर कितनी गई आई जी, इधर कितनी गई मान लो आई माइनस आई जी, इतनी जाएगी। यहाँ का पोटेंशियल इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल अपन मानते हैं तो आई जी इंटू जी, यहाँ पोटेंशियल कितना हुआ करंट इंटू रेजिस्टेंस आई जी इंटू जी, और यहाँ पोटेंशियल कितना होगा करंट इंटू रेजिस्टेंस यानी कि आई माइनस आई जी इंटू एस, आई माइनस आई जी इंटू एस। एस की वैल्यू मुझे निकालनी है तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। अब वैल्यू पुट कर दो, आई जी तो कितना है 4 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 3, 4 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 3, कैपिटल जी गैलोमीटर का रेजिस्टेंस 15 डिवाइड बाई आई माइनस आई जी, आई कितना है 6 माइनस दिस तो 6 माइनस 0.004, इतना ही होगा। अब इसको आगे सोल्व कर लो। इसको जब आगे सोल्व किया जाएगा तो इसको तो अपन ऑलमोस्ट 0 ही मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये 3 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कितना 60 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 6 यानी कि कितना 10 माइनस 2 यानी कि 0.01 ओम। यानी कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में 0.01 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो वो इस रेंज के एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अपना इसका लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन में आंसर भी यही है 10 मिली एम्पियर, यानी उसने भी इसको नेगलेक्ट माना है। तो अभी अपने पास में एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 4 के, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस अपने डिस्कस कर लिए हैं, कुछ बचा नहीं है क्वेश्चंस के अंदर। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस अपने सॉल्यूशन में डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट अपने पास में जो आएगा वो कुछ नीट और आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस अपन इस चैप्टर के डिस्कस कर लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस और बच रहे हैं, उन क्वेश्चंस को और अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब अपना 4 चैप्टर ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट है, एक लेक्चर का और बचा है जिसमें अपना आईआईटी और नीट लेवल के क्वेश्चंस और आ जाएंगे। बाकी अपना चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट है। इसके बाद में वही 2 दिन का गैप आएगा और 2 दिन के गैप के बाद में अपन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहो और मज़े करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।